एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल आज हम इस टॉपिक को करेंगे। इससे पहले हमने जो टॉपिक किया था उसका नाम था कॉस्ट ऑफ डेब्ट। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि एक छोटी सी रिवीजन मैं आपको दे देती हूँ। जो अभी तक हमने पढ़ा है मैं उस पर आपको एक रिवीजन देती हूँ। अभी हमने देखा था कि हमारे पास जो भी सोर्सेज होते हैं फंड्स को लाने के लिए, किसी भी फंड्स को प्रोक्योरमेंट करने के लिए हमारे पास कुछ सोर्सेज होते हैं, जैसे कि डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी और रिटेन अर्निंग। ये हमारे सोर्सेज होते हैं जिनसे हम फंड्स को लेकर आते हैं। अब जब इन फंड्स को हम लेकर आते हैं तो हमारी इनके ऊपर कॉस्ट आती है। जैसे आपको पता है, जो भी पैसा हम लेकर आते हैं उसके ऊपर हमें कुछ पे करना पड़ता है। डेट इज़ नोन एज कॉस्ट, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल उसे हम कहते हैं। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो हमारे लिए आती है, जैसे डेब्ट के लिए जो आती है उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ डेब्ट। प्रेफरेंस शेयर्स के लिए जो आती है उसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी के लिए जो आते हैं उसे बोलेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी। और रिटेन अर्निंग की भी कॉस्ट होती है। मैंने आपको बताया था नेट इनकम अप्रोच जब मैंने पढ़ाया था कि रिटेन अर्निंग की भी कॉस्ट होती है। ठीक है, आप लोग सोचते हैं कि रिटेन अर्निंग तो वो पैसा होता है जो प्रॉफिट होता है, वो कंपनी जो साइड बाय साइड रखती रहती है, वो होता है हमारा रिटेन अर्निंग। यस, वही होता है। लेकिन आप लोगों को ये कंसिडर करना कि हाँ, रिटेन अर्निंग का कोई कॉस्ट नहीं होता, वो तो हमारे पास एक फंड रखा हुआ है जो कि हमने यूज़ कर लिया, तो ऐसा नहीं है। इसकी भी कॉस्ट होती है। ये मैंने आपको नेट इनकम अप्रोच जब पढ़ाया था तब आपको अच्छे से क्लियर डिटेल में बताया था कि कैसे इसकी कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं और क्या कॉस्ट होती है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि रिटेन अर्निंग की कॉस्ट क्या होती है तो देन यू वॉच द वीडियो। आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या बात कर रहे हैं, डिबेंचर कॉस्ट ऑफ डेब्ट जो है वो हम ये लेक्चर जो है हम ये कर चुके हैं, कॉस्ट ऑफ डेब्ट वाला। कॉस्ट ऑफ डेब्ट में हमने देखा था कि डिबेंचर जो है वो दो तरीके के होते हैं, रिडीमेबल और इरिडीमेबल, है ना, देखा था ना। तो ये कॉस्ट ऑफ डेब्ट वाला टॉपिक हमारा हो चुका है और इस पर मैंने एक रिवीजन वीडियो भी आपको दिया हुआ है, तो आप वो देख सकते हैं, रिवीजन वीडियो भी देख सकते हैं। बाकी जो लास्ट लेक्चर्स हैं उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, देन यू वॉच इट। अब हम बात करने जा रहे हैं प्रेफरेंस कैपिटल के लिए। प्रेफरेंस शेयर्स से जो हमें कॉस्ट पे करना पड़ता है, दैट इज नोन एज कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं। अब क्वेश्चन हमारे पास यही आता है सबसे पहले, व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर्स एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। ये क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में बहुत बार आता है। तो देखो, मैंने आपको बताया था, हाँ, प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स अलग अलग होते हैं। इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स में क्या डिफरेंस होता है, मैं आपको ये अच्छे से समझाती हूँ कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो डिबेंचर्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। वैसे तो होते बहुत तरीके के हैं, लेकिन अभी आपके सिलेबस में केवल दो तरीके के हैं और हमने दो ही तरीके के पढ़े हैं, रिडीमेबल और इरिडीमेबल। रिडीमेबल वो होते हैं जो एक आने वाले टाइम पे आके रिडीम हो जाते हैं, कुछ समय में वो रिडीम हो जाते हैं, दैट इज नोन रिडीमेबल डिबेंचर। इरिडीमेबल डिबेंचर वो होते हैं जो कि रिडीम नहीं होते, कन्वर्ट हो जाते हैं किस में, इक्विटी शेयर्स में। कुछ टाइम बाद ये परमानेंट शेयर्स होते हैं एक तरीके से, कुछ टाइम बाद क्या होता है, ये इक्विटी बन जाते हैं। ठीक है, ये होते हैं। अब हमारे पास अभी तो ये वो है जो हमने सीखा था। अभी आज के लिए हमारे पास ये टॉपिक है प्रेफरेंस शेयर्स। अब ये जो प्रेफरेंस शेयर्स है ये कैसे डिफरेंट है इक्विटी शेयर से, तो मैं आपको ये बताती हूँ। देखो, शेयर आ रहा है, यहाँ इक्विटी वर्ड लगा हुआ है, यहाँ प्रेफरेंस लगा हुआ है। प्रेफरेंस देना है किसी को, प्रेफरेंस देना। देखो, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। दो होते हैं इनके डिफरेंस, मैं आपको दोनों बताती हूँ। दोनों को ही हम डिविडेंड देते हैं, लेकिन इसमें फ़र्क ये होता है, जो भी डिविडेंड जो भी आप बांटोगे इक्विटी शेयर होल्डर्स को, इक्विटी शेयर होल्डर को सबसे पहले ना मिलके किसको मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर्स को मिलेगा। मतलब इक्विटी शेयर्स का बारी बाद में आएगा, पहले प्रेफरेंस शेयर्स का टर्न आएगा। ठीक है, सबसे पहले किसको बटेगा डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर्स को, देन अगर बचेगा तो बटेगा इक्विटी वालों को। ठीक है, दूसरी बात ये, अगर कोई भी फर्म जो होती है कभी भी वो बंद होती है, डिसॉल्व होती है, वाइंड अप करती है, जो भी होता है, तो सबसे पहले जो हक मिलेगा वो प्रेफरेंस शेयर्स वाले को मिलेगा, देन इक्विटी वाले को मिलेगा। ठीक है, तो जो इक्विटी वाले आप देख रहे हो, इक्विटी वाले कितना रिस्क बियर करते हैं, कितना रिस्क, क्योंकि पूरे मालिक होते हैं, एक तरीके से मालिकाना हक इनका होता है। ठीक है, तो इक्विटी शेयर्स ही होते हैं कंपनी के एकदम प्योर रियल वाले शेयर्स जो होते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स मीन्स होता है कुछ शेयर्स को हमने प्रेफरेंस दे रखी है, दैट इज मतलब प्रेफरेंस, आप समझ पा रहे हो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। प्रेफरेंस जो वर्ड लगा हुआ है, इट मीन्स प्रेफरेंस दे रखा है हमने कुछ शेयर्स को,
ठीक है। तो इनमें फर्क यही होता है, सबसे पहले इक्विटी की बारी ना आके डिविडेंड, इसकी प्रेफरेंस शेयर्स की बारी आती है डिविडेंड बंटने में भी, और जब कंपनी डिसॉल्व होती है तो भी पहले प्रेफरेंस शेयर्स वाले लाइन में लगे होते हैं आगे, उसके बाद इक्विटी वाले लगते हैं लाइन में, ठीक है, अपना हक लेने के लिए। समझ आ गया, ये प्रेफरेंस शेयर्स होता है। प्रेफरेंस शेयर्स पे जो हम कॉस्ट आता है दैट इज नोन एज कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स या कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल कह सकते हो, बिल्कुल। तो वो हमारी उस पर कॉस्ट आती है। अभी हमने डिबेंचर्स वाला किया है। अब हम, मैंने कहा था ना आपसे, हम एक एक सोर्सेज ऑफ फंड के जितने भी टर्म है एक एक को उठाएंगे और एक एक को समझेंगे और फिर उनके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। तो अभी हमने देखो सोर्सेज ऑफ फंड क्या क्या आते हैं हमारे पास में, डिबेंचर्स था, प्रेफरेंस शेयर था, इक्विटी था, ठीक है। तो डिबेंचर हम कर चुके हैं, अब हमारी किसकी बारी आती है, प्रेफरेंस शेयर्स की। तो हम प्रेफरेंस शेयर्स वाले टॉपिक को शुरू करते हैं। आज के इस लेक्चर में प्रेफरेंस शेयर्स हम शुरू करेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको थोड़ा थियोरेटिकल दिखा देती हूँ ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। ये देखो गाइस, यहाँ पे एक टॉपिक है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में हमें यहाँ पे गिवन है। तो आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अभी स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो और इसको अपने पास रखो और उसको रीड करना व्हेन यू आर अवेलेबल। जब आप बिल्कुल फ्री हो ना तब आराम से आप इसे रीड करना और समझना, ठीक है, कि क्या लिखा हुआ है। मैं आपको इस वक्त रीड नहीं करा रही क्योंकि फिर बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है, ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा जाता है, इसमें हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने इसलिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो नेक्स्ट पेज का भी ले लो, ये यहाँ पे ये टॉपिक ये रहा, ठीक है, इसका भी ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट अपने पास रखना है और फिर इसमें से भी आपको अच्छे से रीड करना है ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये था थोड़ा थियोरेटिकल, मैंने जो आपको बोला मैं शो करती हूँ। और मेरे पास अगर जो बुक अगर है, आप जानना चाहते हैं कौन सा बुक है, ये डीके गोयल का एफएम का बुक है। अगर आपके पास ये वाला बुक है तो वेल एंड गुड, क्योंकि बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा बुक होता है। कोई और बुक है तो वो भी बहुत अच्छी बुक है, आप उसमें से भी देखिए, आपको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, वो टॉपिक आप वहाँ से रीड कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई बुक नहीं है देन यू प्रेफर द 10 ईयर, आप 10 ईयर ले सकते हैं। 10 ईयर में भी थोड़ा बहुत डिटेल भी होता है, क्वेश्चन होते हैं थ्योरी वाले, उनके आंसर्स होते हैं। 10 ईयर भी आपके लिए बहुत है। अब क्वेश्चन उठता है कि अगर हमारे पास बुक है तो क्या हमें 10 ईयर लेने की ज़रूरत है, तो मैं आपसे कहूँगी नहीं, आपको बुक अगर आपके पास है तो आपको 10 ईयर लेने की ज़रूरत नहीं है। देखो ये डीके गोयल का बुक है, ये बुक बहुत अच्छा है, इस बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चंस कौन कौन से, इलस्ट्रेशंस भी आप देखो कर सकते हो, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आप कर सकते हो इसमें, प्लस में एडिशनल क्वेश्चंस भी, मिसलेनियस क्वेश्चन भी है और साथ ही साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन भी जो कि आपके 10 ईयर में होते हैं। ओके, तो अगर आपके पास ये बुक है तो वेल एंड गुड, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। चलो अब आगे चलते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें किस तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे और यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। देखो जैसे मैंने आपको डिबेंचर्स के लिए समझाया था, डिबेंचर्स के लिए मैंने क्या समझाया था कि जो डिबेंचर होते हैं उसके लिए मैंने आपको ये समझाया था। देखो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया भी था कि जो डिबेंचर्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, और इन दोनों में भी आफ्टर टैक्स बिफोर टैक्स होता है, आफ्टर टैक्स बिफोर टैक्स होता है। उनमें हम सभी ये फॉर्मूलेस यूज करते थे चारों, ये मैंने आपको लिखवाया था। लेकिन अब प्रेफरेंस शेयर्स की कहानी है, आज हमें वो समझना है क्योंकि आज का हमारा टॉपिक क्या है, प्रेफरेंस शेयर्स। तो ये मैं आपको बताती हूँ प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में, एक सेकेंड। प्रेफरेंस शेयर्स, जैसे हमारे पास डिबेंचर दो तरीके के थे वैसे ही सेम प्रेफरेंस शेयर्स भी दो तरीके के हैं, रिडीमेबल, रिडीमेबल और इरिडीमेबल। इरिडीमेबल को हम कह सकते हैं परपेचुअल या नॉन रिडीमेबल, ठीक है, ये दो तरीके के होते हैं, ये भी प्रेफरेंस शेयर्स भी, रिडीमेबल और इरिडीमेबल। इरिडीमेबल को हम परपेचुअल कह सकते हैं, नॉन रिडीमेबल कह सकते हैं, ये सब हम इसे बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें आफ्टर टैक्स या बिफोर टैक्स नहीं होता, जैसे डिबेंचर्स में था ना, रिडीमेबल का भी आफ्टर टैक्स बिफोर टैक्स, इरिडीमेबल का भी आफ्टर टैक्स बिफोर टैक्स, इसमें ऐसा नहीं होता। तो ये अब आपके लिए थोड़ा ईजी हो गया। अब देखते हैं रिडीमेबल के लिए कौन सा फॉर्मूला लगता है और वो क्या कहता है, फॉर्मूले के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। फॉर्मूला होता है रिडीमेबल डिबेंचर्स के लिए, एक काम करती हूँ पहले इरिडीमेबल बताती हूँ। इरिडीमेबल का थोड़ा छोटा फॉर्मूला होता है तो उसको मैं यहाँ करके लिख सकती हूँ। इसके लिए लगता है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। देखो प्रेफरेंस शेयर्स है ना, जैसे डिबेंचर्स के लिए क्या था, डी था, ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स के लिए क्या लिखेंगे हम यहाँ पे पी, और यहाँ आफ्टर टैक्स बिफोर टैक्स तो है नहीं, नहीं है तो कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं लिखना। इज इक्वल टू डी, डी क्या होता है अभी बताती हूँ, अपॉन में एनपी इंटू में 100, ये फॉर्मूला लगेगा इरिडीमेबल में, ठीक है।
अब यहाँ पे ये सब अमाउंट जो लिखा हुआ है, ये डी, एनपी, 100, ये सब क्या है? देखो मैं यहाँ लिख देती हूँ। जो केपी है वो क्या है हमारा? कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, उसके बाद है डी क्या होता है हमारा? यहाँ पे लास्ट टाइम जब आपने डिबेंचर्स किया था, यहाँ क्या आता था? आई आता था। आई क्या होता था? इंटरेस्ट होता था। क्यों? क्योंकि डिबेंचर पे इंटरेस्ट देते थे। अब यहाँ पे डी क्यों लिखा हुआ? क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स पे क्या देते हो? इंटरेस्ट नहीं, डिविडेंड देते हो ना। तो डी क्या हो गया हमारा? डिविडेंड जो आप देते हो। उसके बाद या आप प्रेफरेंस डिविडेंड भी लिख सकते हो, मैंने यहाँ डिविडेंड लिख दिया। एनपी क्या होगा? नेट प्रोसीड होगा। नेट प्रोसीड ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल। नेट प्रोसीड। अच्छा, नेट प्रोसीड का क्या मतलब होता है? नेट प्रोसीड ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल। नेट प्रोसीड का मतलब क्या होता है? देखो, जो पैसा हमने रिसीव किया, जैसे हमने इशू किया शेयर्स, हमने डिबेंचर इशू करा, जो पैसा इशू करके हमारे पास आया, हमने जो रिसीव किया, दैट इज नोन एज नेट प्रोसीड। ठीक है, क्लियर है? तो ये फॉर्मूला लगता है हमारा इरिडीमेबल के केस में। इरिडीमेबल के केस में आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ये वाला। अब बात करते हैं रिडीमेबल में। रिडीमेबल में क्या था? रिडीमेबल में क्या था? जैसे उसमें था ना बड़ा वाला फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला था वो? ये था ना फॉर्मूला। ये तो आफ्टर टैक्स और बिफोर टैक्स का है यहाँ पे, इसलिए दो फॉर्मूले बन रहे हैं। इसमें टैक्स तो आएगा ही नहीं, तो आप उसे कट कर दो प्रेफरेंस में। यहाँ पे वो सेम फॉर्मूला ऐसे ही रहेगा, लेकिन जो ये आई है, ये जो आई लिखा हुआ, ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा डिविडेंड। यस, ये क्या बन जाएगा? डिविडेंड बन जाएगा। बाकी सब एज इट इज ही रहेगा। हाँ, इसलिए मैंने कहा था कि आप समझ के ध्यान से करेंगे तो आपको सारे फॉर्मूले हैंड टू हैंड लर्न हो जाएंगे और कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। तो जो अब आप समझ गए ना, तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के कैपिटल का फॉर्मूला क्या बनेगा रिडीमेबल में? कॉस्ट ऑफ, यहाँ पे पी लग जाएगा, बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स है नहीं तो बी हट जाएगा। आई क्या हो जाएगा? डिविडेंड प्लस 1/n आरबी माइनस एनपी, सेम ऐसी रहेगा, डिवाइडेड बाय 1/2 आरबी प्लस एनपी इंटू 100, सेम ऐसी रहेगा। ठीक है, तो देखो कितना आसान बन गया अब आपके लिए फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूला समझ में आ रहा है देन आपके लिए सब इजी हो जाएगा। तो अब इसके लिए मैं यहाँ क्या फॉर्मूला लिखूंगी? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। यहाँ पे हमारे लिए कोई भी ए या बी नहीं आएगा, आफ्टर टैक्स बिफोर टैक्स तो है ही नहीं। अब आई वहां लिखा था तो यहाँ क्या लिखेंगे? डिविडेंड। अब वही सेम प्लस 1/n ब्रैकेट में आरबी माइनस एनपी डिवाइडेड बाय 1/2, वही सेम होगा आरबी प्लस एनपी इंटू में 100। अब यहाँ आफ्टर टैक्स बिफोर टैक्स तो है नहीं, तो कोई और फॉर्मूला बनेगा नहीं, केवल ये दो फॉर्मूले हैं जो कि यहाँ पे यूज होंगे। ठीक है, अब ये सब क्या है? आरबी, एनपी, ये तब आपको पता है जब आपने डिबेंचर्स किया था। आरबी रिडीमेबल वैल्यू, एनपी नेट प्रोसीड, आपको पता है ना। तो मैं ये चीज लिखूं दोबारा या नहीं, आप बताओ? ये लो, मैंने यहाँ लिख दिया है ताकि थोड़ा इजी हो जाए, आप समझ पाओ। देखो, केपी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अब आप चाहो ना, यहाँ पे देखो एक फर्क है, यहाँ रिडीमेबल है और यहाँ इरिडीमेबल है, तो आप केपी दोनों दिखाओगे तो सही नहीं रहेगा। आप एक काम कर सकते हो, रिडीमेबल है ना तो यहाँ आर जोड़ सकते हो, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल वाले। ठीक है, तो KPR कर लो उधर ऐसे। तो कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, KPR का मतलब ये है, डी से डिविडेंड हो गया, n 1/n नंबर ऑफ ईयर्स हो जाएगा, आर भी रिडीमेबल वैल्यू। अब रिडीमेबल वैल्यू यहाँ पे कौन सी होगी? ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल की, क्योंकि वहां पे क्या था? डिबेंचर था आरबी में, तो यहाँ पे लिखा था रिडीमेबल वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स। अब यहाँ पे क्या होगा? रिडीमेबल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल। ऐसे नेट प्रोसीड में आप आगे लिख सकते हो, नेट प्रोसीड ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल। ठीक है, तो ये बन जाएगा। तो ये है हमारा फॉर्मूला जो कि यूज होएगा, और ये पहले हम शायद इस रिडीमेबल वाले क्वेश्चंस करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन कौन से शुरू हैं, तो वो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप इस फॉर्मूले को अच्छे से लर्न कर लो, समझ लो। फॉर्मूला आप बार बार लिखेंगे ताकि आपको लर्न हो जाए। तो अगर आप चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप स्क्रीनशॉट ले लो। आप तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, वीडियो को दोबारा भी दे सकते हो, आप वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हो, ऑफलाइन देख सकते हो, जैसे आपको सुटेबल है वैसे कर सकते हो। ठीक है, तो मैं अब स्टार्ट कर जाती हूँ क्वेश्चन नंबर 9।
कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल के क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू होता है। हम क्वेश्चन नंबर 9 अटेम्प्ट करेंगे। इससे पहले के क्वेश्चंस 8 तक हम कर चुके हैं जो कि कॉस्ट ऑफ डेप्ट बेस थे। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो आपको वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। आप हमारे चैनल का प्लेलिस्ट है जो वो विजिट करो, वहाँ आपको ढेरों सारे वीडियो मिल जाएंगे। वहाँ हम बहुत सारे चैप्टर्स कर चुके हैं, हमने प्रैक्टिकल भी किया एज वेल एज थ्योरेटिकल भी किया है। तो आप वो वीडियो वाला प्लेलिस्ट में जरूर जाओ, आप जाके देखो, आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे हर एक चैप्टर के। मैंने उसमें बहुत कुछ करा रखा है, हम काफ़ी चैप्टर जो कंप्लीट कर चुके हैं। जैसे हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कैपिटल बस्टिंग, लिवरेज, मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, मैनेजमेंट ऑफ कैश वगैरह वगैरह काफ़ी सारे चैप्टर्स कर चुके हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, यूनिवर्सल केबल लिमिटेड इशू 6000 7 मिक्सड वन बाय हाफ, इसको 7.5% पढ़ सकते हो, 7.5% शेयर्स ऑफ 250 ईच। उसने 6000 प्रेफरेंस शेयर जारी किए हैं, 250 का ईच है और 7.5% के रेट पे। कॉस्ट ऑफ इशू, कॉस्ट आ रहा है यहाँ पे इशू में, कॉस्ट ऑफ इशू इज 30,000। कॉस्ट ऑफ इशू कितना है, 30,000 है। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल इफ दीज शेयर्स आर इशू एट पार एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। अगर ये पार पे इशू करता है तो क्या होगा, प्रीमियम पे इशू करेगा तो क्या होगा। दो केस हैं, दोनों सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ये रिडीमेबल है या इरिडीमेबल है। अब बताओ, ये आप ही बताओ मुझे, रिडीमेबल नजर आ रहा है इरिडीमेबल? इरिडीमेबल है। अगर रिडीमेबल होता तो बोलता कितने सालों बाद रिडीम होएगा, कुछ तो बताता, कुछ नहीं बताया। तो इरिडीमेबल है। अब सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ने के साथ ही पहचान लिया रिडीमेबल या इरिडीमेबल। अब इस क्वेश्चन के फॉर्मूले को लिखो, मतलब जो इसमें यूज होगा फॉर्मूला वो लिखना है आपको। तो वो फॉर्मूला लिखो, उसके अकॉर्डिंग फिर हम जो जो गिवन है उसको सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 फॉर्मूला क्या होगा, कॉस्ट ऑफ, एक सेकेंड, कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे पहले मैं फॉर्मूला लिखूंगी, रिडीमेबल है या इरिडीमेबल, इरिडीमेबल। तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे लिख सकते हो, रिडीमेबल होगा तो आर भी लगा सकते हो ताकि थोड़ा इजी हो जाए। डी से डिविडेंड, अपॉन में क्या था, एनपी, इंटू में क्या था, 100। यही फॉर्मूला था ना, यही था फॉर्मूला जो यूज होएगा। हाँ, यही था हमारे लिए फॉर्मूला जो कि यूज होगा। अब इसके अकॉर्डिंग हम सारी जीवन इसके अकॉर्डिंग जो जो हमें गिवन है वो हम सब लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे डी से डिविडेंड चाहिए तो डिविडेंड कितना आएगा, एनपी कितना आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था, हमें गिवन था कि 6000 क्या है, शेयर्स है, हर एक का प्राइस कितना था, 250। तो कितना हो जाएगा टोटल, ये 6000 मल्टीप्लाई 250, ये कितना आएगा, 25, 100, 125, ये आएगा 150, 1,50,000, 1,50,000 और एक 0,25 है तो ये 250 है तो 0 लगा देंगे, 15 लाख हो गया ये। ठीक है, तो 15 लाख आ गया। अब यहाँ पे हमसे डायरेक्ट 15 लाख नहीं लिखेंगे, अभी हमसे क्या कह रहा था कि अभी हम कॉस्ट बियर करना पड़ रहा है, इसलिए कॉस्ट ऑफ इशू तो कितना है वो 30,000। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ इशू कितना है, 30,000। ठीक है, तो एक काम करते हैं, या तो आप अलग से लिख लो यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रोसीड, क्योंकि नेट प्रोसीड कैसे निकलेगा उसको कैलकुलेशन करना है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, कैलकुलेशन फॉर नेट प्रोसीड। कैलकुलेशन कैसे करनी है नेट प्रोसीड के लिए, ये देखो, जैसे आपने डिबेंचर्स में की थी ना, वैसे ही सेम कैलकुलेशन करनी है आपको इसके लिए भी। सबसे पहले हमारे पास शेयर्स कितने हो जाएंगे, ये 6000 के 250 वाले कितना पड़ेगा अमाउंट, 15 लाख। अब इसमें से हमें लेस करेंगे, जो हमने अगर प्रीमियम पे जारी किया है तो प्रीमियम लिखोगे, डिस्काउंट है तो वो लिखोगे, लेकिन यहाँ पे तो एट पार है तो कुछ नहीं लिखना। फर्स्ट केस में एट पार है ना, फर्स्ट केस कर रहे हैं। और लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ इशू, जो भी हमारा कॉस्ट आ रहा है उसको, कॉस्ट ऑफ इशू या फ्लोटेशन चार्ज वगैरह जो भी आपको गिवन है वो। कॉस्ट ऑफ इशू कितना था, 30,000, तो ये माइनस कर दो, ये कितना आएगा, 15 में से 30,000, 15 लाख में से अगर आपने माइनस किया तो 14,70,000 बचेगा, ये आ गया। तो ये हो गया हमारा नेट प्रोसीड। अब नेट प्रोसीड यहाँ पे कितना लिखेंगे, 14,70,000। और डिविडेंड कितना होगा, डिविडेंड देखो मैंने आपको बताया था, डिविडेंड
डिविडेंड कितना दे रखा है 7.5%, तो 7.5% निकालेंगे। किसका निकालोगे 7.5%? 15 लाख का या फिर इसका? हम निकालेंगे इस 15 लाख का, क्योंकि ये तो हमारा चार्ज है। हम जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो इस पे कर रहे हैं, जितना हमने पैसा रिसीव किया, ये तो हमारे लिए चार्ज, हमें जो कॉस्ट उठाना पड़ा इशू करने के लिए वो है ये, तो इस पे करेंगे। इसका निकालो आप 15 लाख 7.5% 15 लाख, कितना आएगा ये आ जाएगा 1,12,500, 1,12,500 ये आ गया डिविडेंड। तो यहाँ लिखेंगे हम डिविडेंड में 1,12,500। ठीक है, अब फॉर्मूले में सारी वैल्यूज को पुट कर दो, सॉल्व कर दो। डी से डिविडेंड कितना है 1,12,500, एनपी कितना है ये भी हमने निकाला 14,70,000 इंटू 100, सॉल्व कर दो। सॉल्व करके आपको कितना आएगा ये 7.65, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 7.65%। ठीक है, तो ये था हमारा एट पार, जब हमने इशू करा है वो पार पे। दूसरे केस में ही फर्स्ट केस है, 9 क्वेश्चन का ही फर्स्ट केस है। 9 क्वेश्चन में 2 केस करा था ना, सेकंड और थर्ड, सेकंड सॉरी 2 ही गिवन है, थर्ड नहीं है, सॉरी सेकंड है। उसमें क्या कह रहा है हमसे, प्रीमियम पे अगर हम इशू करता है, प्रीमियम कितना है 5%, तो जब हम एट प्रीमियम पे इशू करेंगे, एट प्रीमियम 5%, तो क्या होगा, सेम यही काम होगा, लेकिन नेट प्रोफिट अलग निकलेगा। ये याद रखना कि नेट प्रोफिट अलग निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई डिस्काउंट प्रीमियम को शो थोड़ा ना कराए, तो प्रीमियम भी यहाँ पे आएगा। कभी अब गलती से इसी को लिखाओ नहीं, ऐसा नहीं करना। ठीक है, तो प्रीमियम में हमने इशू करा है, तो प्रीमियम भी यहाँ पे लेंगे। प्रीमियम ऐड होता है, डिस्काउंट माइनस होता है। यहाँ छोटी सी कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन फॉर नेट प्रोसीड। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, शेयर्स का जो हमारा टोटल प्राइस बैठा है वो कितना बैठा है 6,000 मल्टीप्लाई 250 किया था, तो कितना आया था 15 लाख। इसमें अब हम ऐड करेंगे, क्योंकि प्रीमियम है। अब प्रीमियम ऐड कर सकते हो आप, डिस्काउंट होगा तो लेस करना है, प्रीमियम नहीं करना। तो ये कितना आएगा, प्रीमियम 5% निकालेंगे इस 15 लाख का, 75,000 आएगा। इसे ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15,75,000। अब इसमें से हम माइनस करेंगे अपना कॉस्ट ऑफ इशू जो हमारा आया था। कॉस्ट ऑफ इशू कितना आया था 30,000, तो ये माइनस हो जाएगा। अब माइनस कर दो आप इसमें से, ये कितना बचेगा 5 का 5 4 और ये 15,45,000। तो ये हमारा नेट प्रॉफिट निकल कर आया। अब हम इससे लिखेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा फॉर्मूला, सेम वही फॉर्मूला आपको बार बार लिखना है ताकि आपको अच्छे से लर्न हो जाए। डिविडेंड अपॉन में एनपी इंटू में 100। डिविडेंड कितना होगा, डिविडेंड तो वही सेम रहेगा 1,12,500। डिविडेंड आपको उतना ही देना है, चाहे आप प्रीमियम पे इशू करो, चाहे डिस्काउंट पे, या आपका कॉस्ट लगे या कॉस्ट नहीं लगे। नेट प्रोसीड आपका चेंज हो जाएगा 15,45,000 इंटू में 100। सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करके कितना आएगा ये 7.28। हाँ 7.28 आएगा, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमने क्या सीखा कि कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कैसे निकलता है, स्पेशली इरिडीमेबल जब होता है, कौन सा फॉर्मूला लगता है, किस तरीके से नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं, प्रीमियम और डिस्काउंट होता है तो किस तरीके से ट्रीट करते हैं। कोई भी कॉस्ट हमारा है तो उसे माइनस करेंगे, प्रीमियम में डिस्काउंट है, प्रीमियम ऐड करेंगे, डिस्काउंट माइनस करेंगे। सबसे पहले वैसे क्या करेंगे, सबसे पहले हम शेयर्स का वो जो अमाउंट है कैपिटल वो लिखेंगे, माइनस करेंगे, फिर ऐड करेंगे डिस्काउंट या प्रीमियम। पहले डिस्काउंट और प्रीमियम को ट्रीट करेंगे, देन कॉस्ट को। जो भी खर्चा है वो माइनस बाद में होगा, पहले हमारा डिस्काउंट अगर प्रीमियम है तो उसे ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड, एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन सब्सक्राइब इट। बाय बाय गाइस।